हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड हम अपने आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका आज हम पेपर 2 के लिए लॉ सब्जेक्ट का करने वाले हैं। ऐसे कैंडिडेट जो अपना पेपर 2 लॉ सब्जेक्ट में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 2012 दिसंबर यूजीसी नेट एग्ज़ाम का है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे क्या है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाए सेशन स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ क्लॉज 4। ठीक है, आपके क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं ना कि आर्टिकल वगैरह, अनुच्छेद। तो वही है कि जो ये क्लॉज 4 है आर्टिकल 15 का, ठीक है, हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, उसको संविधान में कब जोड़ा गया? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट, जो सबसे पहला संशोधन हुआ था संविधान का, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जब दूसरा संविधान का अमेंडमेंट या संशोधन हुआ था फोर्थ संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट के। तो देखिए, जो क्लॉज 4 है आपका आर्टिकल 15 का, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन a यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर। तो अब यहाँ पर बोला है कि जो स्टेट है आपकी, उसको एंडेवर करना है सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सिटीज़न की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको सिक्योर करने के लिए टेरिटरी के थ्रू आउट इंडिया की। तो किस पे बेस है, मतलब किसके अकॉर्डिंग है? आपके आर्टिकल 40 में ऐसा कहा है, आर्टिकल 43 में कहा है, आर्टिकल 44 में कहा है, या फिर आर्टिकल 48 में कहा है? तो यह जो बात है, ये आपके आर्टिकल 44 में कही गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे बोला है इन इंडिया सोवेरेनिटी लाइज विथ। अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारा भारत है, वहाँ पर सोवेरेनिटी किसके साथ यहाँ पर लाया करती है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के साथ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ, पार्लियामेंट आपके संसद के साथ, या फिर पीपल जनता के साथ। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, नन अदर देन द पीपल, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है कहा जा सकता है, वेपन है कहा जा सकता है, वो कौन है? वो आपकी जनता है। जनता चाहेगी तो सरकार बनेगी, जनता नहीं चाहेगी तो सरकार नहीं बनेगी। तो इंडिया में सोवेरेनिटी जो है वो पीपल के साथ लाया करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इन। अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का, वो उसने फॉर्मुलेट किया था इक्लिप्स का डॉक्ट्राइन किस में? तो यहाँ आपका आ जाएगा भीकाजी नारायण ढकराज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, स्टेट ऑफ WB वर्सेस अनवर अली सरकार, या फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, दैट गोज विथ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भीकाजी नारायण ढकराज वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द satisfaction of the president means the satisfaction of the council of minister and not his personal satisfaction Helen। यहाँ पर बोला है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, उसका सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन होना, ना कि उसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन होना। ठीक है, तो
इसका ये कहाँ हेल्ड हुआ था? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी में, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, या सरदार लाल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंकरेंट लिस्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्यूलाइट जोन। अब ये जो कंकरेंट लिस्ट है उसको ट्यूलाइट जोन कहा गया एज इट वर फॉर बोथ द यूनियन, क्योंकि ये यूनियन के लिए भी है और आपकी स्टेट के लिए भी है। आर कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट इन दिस फील्ड विदाउट कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉम्पिटेट करते हैं इस फील्ड में लेजिस्लेट करने के लिए बिना कॉन्फ्लिक्ट के। ये किसके द्वारा कहा गया? वासु डीडी, DKAB, पायली MP या फिर अम्बेडकर भी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर आपके। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर C, दैट इज पायले MP। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्टिकल 360 हैज़ बीन इन्वोक्ड। जो आपका अनुच्छेद 360 है वो कितनी बार इन्वोक हुआ है? एक बार, ओनली वन टाइम, 2 बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 बार, या फिर कभी भी इन्वोक नहीं हुआ है? तो याद रखिए जो आपका आर्टिकल 360 है, 360 आर्टिकल आपका कभी भी इन्वोक्ड नहीं हुआ है। अगला है आपका, jurisprudence is concerned primarily with the effects of law upon society and only to a lesser extent with questions about the social determination of law। ये किसने कहा था? क्या आपके रॉस के पाउंड ने कहा था, यूजिन एलरिच ने कहा था, एमिली डर्कहिम ने कहा था, या फिर मैक्स वेबर ने कहा था? So the correct answer for this question is goes with option number E, रॉस के पाउंड। Next one is, true law is that which has right reason and agreement with nature, was propagated by Cicero, Hart, Grotius, Salmon, and the right answer for this question is Grotius। जो सच्चा एक लॉ होता है, ठीक है, वो वह होता है जिसके पास सही तर्क हो नेचर के साथ एग्रीमेंट करने का। तो ये किसके द्वारा प्रोपगेट किया गया? तो ये आपके ग्रोटियस के द्वारा प्रोपगेट किया गया था। अब यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है, तो मैचिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लिस्ट 1 आपकी ये है, लिस्ट 2 आपकी ये, थोड़ा सा आपको स्लैंटिंग वे में जाना है। यहाँ पर मैचिंग देख लेते हैं एक बारी। प्रिविलेज, ड्यूटी, पावर और एब्सोल्यूट ड्यूटी। फिर हमें कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक अवन है, सेकंड का B है, थर्ड का फोर्थ D है, फोर्थ का C है। हमारा जो करेक्ट कोड है इट इज़ ऑप्शन नंबर B, और ये है आपका BADC, BADC। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। BADC। तो पहली बात करें प्रिविलेज की, तो ये आपका क्या है? फ्रीडम फ्रॉम क्लेम ऑफ अनदर। एक की बात करें, सॉरी सेकंड की बात करें ड्यूटी की, तो ये कंटेंट देता है क्लेम ऑफ अ पर्सन के लिए। पावर की बात हमारी डी ऑप्शन में की गई है। और फिर डी जो नेक्स्ट है उसमें हैव नो कोरिलेटिव क्लेम अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। एक बार इसको भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट ड्यूटी जो है आपकी, इट इज़ हैव नो कोरिलेशन क्लेम अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। और पावर का जो है वो आपका एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू चेंज लीगल रिलेशन। नेक्स्ट इज एक्स अ सर्वेंट फाइंड्स अ बैग एट द बेसमेंट ऑफ द शॉप। एक्स जो है वो एक सर्वेंट को कहा गया है, उसको एक बैग मिलता है शॉप के बेसमेंट में। ही हैंड्स इट ओवर टू वाई, द ओनर ऑफ द शॉप। वो उसको, जो शॉप का ओनर है जिसको वाई नाम दिया, उसको दे देता है। हु आस्क हिम टू प्लेस इट इन द अलमीरा, जो उससे कहता है कि तुम इसको अलमीरा में रख दो। नाउ द बैग इज अ पोजीशन ऑफ, अब जो बैग है वो किसके पोजीशन में आएगा? एस के, क्योंकि वो फाइंडर था, वाई के क्योंकि वो ओनर था शॉप का,
एक्स के क्योंकि उसने अलमीरा में रखा उसको, या फिर वाई के क्योंकि वहाँ पर यूनियन ऑफ कॉर्पस और एनिमस है। तो यस बिल्कुल वाई के ही है क्योंकि यहाँ पर आपका यूनियन ऑफ कॉर्पस एंड एनिमस का जो है वो रूल लग रहा है। Which one of the following jurists emphasize that we cannot understand what a thing is unless we study what it does? तो यहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट ही दी है कि हम नहीं समझ सकते कि what a thing is unless we study what it does। तो इसका जो ऑप्शंस हैं आपके दैट इज सालमन, रॉस्के बाउंड, कैल्सन एंड ऑस्टन, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज सालमन। Next is who defines ownership as plenary control over an object। अब कौन डिफाइन करता है ओनरशिप को एक प्लेनरी कंट्रोल की तरह किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर? ऑस्टिन, सैलमन, हॉलैंड, सेबनी। द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी दैट इज हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन में बोला है लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। जो लीगल राइट होता है वो एक लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। रीजन में कहा है एन एलिमेंट ऑफ एडवांटेज इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट राइट। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं दैट इज both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not a correct explanation of A. A is true but R is false and A is false but R is true, and the right answer goes with option number C that is A is true but R is false. क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोला है सेशन में कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन हैज़ इनिशिएटेड स्टडीज एंड प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कोड्स ऑन डाइवर्स फील्ड्स इन इंटरनेशनल लॉ। रीजन में बोला है कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर जनरल असेंबली रेजोल्यूशन नंबर 17411 adopted on 21st November 1947 with an object to promote progressively develop and codify international। यहाँ पर आपके जो कोड्स आ जाएंगे दैट इज both A and R are true, both A is true but R is false, R is true but A is false, and both A and R are false, and the correct answer goes with option number A that both A and R are true। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अगेन यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में आपका डिक्लेरेशन, ट्रीटी और कन्वेंशन दिया है और फिर उसको कब अडॉप्ट किया गया था वो ईयर दी है। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कोड्स हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, एंड ऑप्शन जो आपका जा रहा है सही दैट इज ए, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, मैच इट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो है आपका 1948 को ही अडॉप्ट हुआ था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये आपका 1966 में ही अडॉप्ट हुआ था। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये जो है आपका 1999 में अडॉप्ट हुआ था और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ जस्ट कॉजेंस मीन्स, जस्ट कॉजेंस का मतलब क्या होता है? peremptory norm of international law, peremptory norm which does not permit derogation if none of the above, and the right answer here goes with option number C that is peremptory norms which does not permit derogation। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के लिए पहला सोर्स क्या है? डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन जनरल असेंबली, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय civilized nation, and none of these, and the right answer goes with option number C that is general principles of law recognized by civilized nations। Which one of the following is not a permanent member of the UN Security Council? UK, USA, Japan, and China, and right answer is goes with option number C that is Japan। Next is recognition operates
retroactively, not to invalidate the acts of a former government but to validate the acts of a de facto government which has become the new de jure government, has been held by the court in the case of Civil Air Transport Inclusive versus Central Air Transport Corporation, AM Luther versus Sagar and Corporation, the Anantajaju Mendi and the Gardenia America Lini versus Vogelswaski. And right answer here is goes with option number A, that is Civil Air Transport Inclusive versus Central Air Transport Corporation. Next is rules relating to subgender relationship are based on principle of endogamy, principle of exogamy, principle of polygamy, and principle of monogamy. And the option is correct here, that is principle of exogamy. Next is on the ground of barrenness or sterility, marriage can be voidable, void, both A and B, if neither A nor B. So it is voidable. नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन, जो ब्रेकडाउन थ्योरी है डिवोर्स की उसको कब रिफ्लेक्ट किया था? सेक्शन 13 फर्स्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 13(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 13 फर्स्ट ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and the section 13(b) of Hindu Marriage Act 1955, and the correct answer goes with option number C, that is section 13 first A of Hindu Marriage Act 1955. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और फिर करेक्ट आंसर जो यहाँ पर उसको देखना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या कहा गया है? अशोका हीरा वर्सेस रूपा हीरा केस राइट्स, विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, तो कुछ केसेस हैं उनके साथ में आपको यहाँ पर मैच करनी है, क्योंकि अगर आप लॉ से बिलोंग करते हैं केसेस का नॉलेज आपको होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 4th, 3rd, 2nd एंड 1st के साथ जाएगा। 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st तो मैच कर लेते हैं। अशोक हीरा वर्सेस रूपा हीरा केस जो है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों ने म्यूचुअली डिवोर्स किया है। फिर विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती वाला जो केस था वो आपका डिजर्शन के लिए था। नेक्स्ट जो है आपका सरला मुरुगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड के था। और जो टी सरीथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी कंसेंट था तो ये आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल था। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 इज अरेंज द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब आपको यहाँ से कोड्स देखने हैं कि म्यूचुअल कंसेंट, ब्रेक डाउन, फॉल्ट, कस्टमरी, क्या यहाँ पर किन ग्राउंड्स पे जो है वो डिवोर्स का वो रहता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया है, करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4th है। 4th, 3rd, 1st एंड 2nd, इसको भी पढ़ते हैं 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि कस्टमरी रीजन रहता है। कस्टमरी के बाद आपका कहीं ना कोई फॉल्ट होता है। फॉल्ट के बाद आपका म्यूचुअल कंसेंट ठीक से नहीं हो पाता है और लास्ट में आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। The petition for divorce by mutual consent may be presented if the spouses have been living separately for a period of, अगर कोई भी कपल जो है वो कितने लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे तो जो पिटिशन होता है डिवोर्स का म्यूचुअल कंसेंट उसको प्रेजेंट किया जा सकता है 1 year, 2 years, 3 years या फिर नन ऑफ द अबव, तो 1 साल, ठीक है। 1 year अगर जो कपल है वो एक दूसरे से अलग रह रहा है तो उसकी जो पिटीशन है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डिवोर्स की उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस टू इट मस्ट बी इन द, और इसके लिए जो ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा वो किस सेम टाइम में होगा, सेम प्लेस में होगा, सेम सेंस या फिर नन ऑफ द अबव, तो ये आपके सेम सेंस में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंडियन एंड एट लॉस, तो इस तरह से आप ये देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट्स को और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कोड बताना है। करेक्ट कोड है आपका 3rd और 4th।
क्वेश्चन नंबर 29, assertion और रीजन दिया है। assertion में कहा है when subject matter of a contract is destroyed, the contract is frustrated, और रीजन में कहा है frustration of a contract frustrates a party to the contract। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आपको एज ए यूजुअल आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको फॉलोइंग कंसेप्ट को अरेंज करना है जिस तरह से कि अपीयर्ड होते हैं और आपको यहाँ से नीचे से कोड यूज़ करना है। तो हम नीचे कोड देख लेते हैं एंड इट इज़ फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। अब हम इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। सबसे पहले आपका इनविटेशन आता है ऑफ़र का, दूसरे नंबर पे आपका ऑफ़र आता है, तीसरे नंबर पे उसको डैमेज का ऑप्शन आता है और चौथे नंबर पे डैमेजेस आता है। क्लियर है? अगला है हमारा फिर से मैचिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से कोड देख के मैच करेंगे। कोड है आपका करेक्ट इज 4312 4312 4312। देख लीजिए कैपेसिटी साउंड माइंड, 3 डैमेजेस compensation, remedy speech, and public policies unruly horse। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, अब इनमें से मैच कौन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 29 है, यही मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। अब विकेरियस लाइबिलिटी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स फॉर द टॉट ऑफ द चिल्ड्रन। फिर से अगर आपकी मैचिंग दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कोड देखेंगे, मैच करेंगे। कोड जो करेक्ट है आपका इज ए 4213 4213। मैच करते हैं। इंजूरिया साइने डैमन, आशा वर्सेस वाइट, डैमनम सिने इंजूरिया, ये आपकी ग्लॉस्टर केस ही है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपके रेलेट वर्सेस फ्लेचर के लिए गई थी, और डिफेंस ऑफ कंसर्न दैट इज वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो रूल है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, याद रखिएगा, जस्टिस भगवती। Which one of the defense of strict liability is based on the maxim volunty non-fit injuria, and the correct answer goes with option number A, that is consent of the plaintiff। 37 mental condition of the wrongdoer at the time of wrongdoing is relevant to torts based on fault। अब आपको यहाँ पर लिए प्रपोजिशंस देखने हैं, ये आपकी प्रपोजिशंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 3 और 4 इज 10। आप यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपके 3 और 4 जो है वो सही हैं। क्या है वाली देख लीजिए। अ पर्सन कैन क्लेम डैमेज फॉर ए रॉन्ग इफ इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट, एंड अ पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस इवन इफ ही हैज सफर्ड नो लॉस। Which of the meaning given for the maxim actors may invite factors not eastman sectors is correct। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। द जनरल प्रिंसिपल एज टू प्रोटेक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड द करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ से लेनी है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now next it is first, second, third and fourth and all the statements are correct। तो आप याद रखिएगा कि जो आपके प्रोटेक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड के लिए की तरह जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये चारों ही, ठीक है। गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ riot and unlawful assembly are an activity which is accompanied by use of force and violence, causing alarm, violence on a common purpose, and all of them। And the right answer is here goes with option number A, that is use of force and violence।
Offense of that homicide supposes knowledge of likelihood of causing death, and it is here the correct option goes with culpable. Next is the expressions reduced using section 366A of Indian Penal Code means to a woman to submit to illicit intercourse at any time, and it is deceitfully induced. Preparation consists in devising or arranging means necessary for the commission of the offence. Such attempt is not punishable because motive or cause harmless, impossibility to reach a wrongful end, and does not affect the security of any person, and it remains without culmination. यहाँ पर आपको रीज़न देने हैं कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पे सारे ही रीज़न जो है वो आपके एग्जामाइन हो चुके हैं. नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक. तो यहाँ पर ये आप ऑप्शंस देखेंगे, अब कोड्स देखेंगे, तो यहाँ आपका जो करेक्ट कोड है दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड. आपको आगे छोड़ देते हैं. क्लियर. 16. There can be layoff for. Take the screenshot of it. 1 day, more than 1 day, maximum 7 day, any period even less than 1 day. And the correct answer is there's only any period even less than 1 day. In which of the following cases the court retired the well-known legal proposition that even a temporary worker can claim retrenchment compensation if he is covered by the provisions of section 25 of the Industrial Dispute Act 1947. यहाँ पर क्या आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं, एंड द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ विलकॉक्स बुकवर्ल्ड लिमिटेड वर्सेस जगन्नाथ. और अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इंडस्ट्रीज. नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडस्ट्री. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैरिंग ऑन बिजनेस और ट्रेड में भी इंडस्ट्री, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैरिंग ऑन ओनली सोवरेन फंक्शन में भी इंडस्ट्री. तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा. Next, according to Section 9A of the Trade Union Act 1926, minimum requirement about membership of a trade union is 7, 10% or 100 of the workwomen, 10% or 100 of the workwomen, whichever is less, 10% or 100 of the workmen, and the right answer is option number D. And the last question, to be member of trade union, a person must attain the age of, so it is 15 years. क्लियर है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.